प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधरता लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का एक कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का परिमाण क्या है? तो इसमें सबसे पहले भुजा दी गई है आपको 10 सेंटीमीटर, फेरे दिए गए हैं 20 और उसमें 12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र दिया गया 0.80 टेस्ला। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल बी का मान लिखेंगे 0.80, आई का मान लिखेंगे 12 एम्पियर। इसके बाद 20 फेरे दिया गया है, 20 फेरे यानी कि कैपिटल एन बराबर हो जाएगा 20 फेरे। बीच का कोण जो दिया गया है वो 30 अंश दिया गया है। इसके बाद जो कुंडली दी गई थी वो वर्गाकार दी गई थी। तो यहाँ पर जो उसकी प्रत्येक भुजा लिखा गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि जब हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे तो यहाँ पे 10 गुणे 10, क्योंकि वर्गाकार भुजा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो उसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर रहेगी। तो यहाँ पर जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो सीधे 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे 10 गुणे 10, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि जो कुंडली दी गई है वो वर्गाकार दी गई है। इसके बाद इसमें हम लोगों को दिया गया था कुंडली की प्रत्येक भुजा। तो कुंडली की प्रत्येक भुजा दी गई थी 10 सेंटीमीटर, तो ये भुजा हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो ये भुजा हो जाएगी। इससे हम लोग पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई भी समान होगी और चौड़ाई भी समान होगी क्योंकि वर्गाकार भुजा है, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इतना हो जाएगा। यहाँ पे भुजा का मान लिखेंगे हम लोग 10 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये जब वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग आ जाएगा 100 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात -4 और मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसके बाद कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है। तो कैपिटल एन या फिर फेरों की संख्या को स्मॉल एन से भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल एन से लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फेरों की संख्या दी गई है 20, यानी कि कैपिटल एन का मान हो गया 20। इसके बाद धारा दी गई थी 12 एम्पियर, यानी कि आई का मान हो जाएगा 12 एम्पियर, ये धारा हो जाएगी। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र दिया गया था बी का मान 0.80 टेस्ला, ये इतना हो जाएगा। और इसके बाद बीच का कोण दिया गया था, यानी कि थीटा बराबर 30 अंश, और हम लोगों को बलयुग्म के आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना था, यानी कि टाउ का मान ज्ञात करना है आपको। तो इसका सूत्र होता है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। तो ये सूत्र होता है। तो अब इसमें हम लोग मान रखेंगे यहाँ पे। तो कैपिटल एन का मान हो जाएगा 20, फिर गुणे आई यानी कि धारा का मान हो जाएगा 12, फिर गुणे बी का मान हो जाएगा 0.80, फिर गुणे यहाँ पर ए यानी कि क्षेत्रफल का मान रखना है। तो क्षेत्रफल का मान हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात -4। तो ये एन का मान हो गया, फिर आई का मान हो गया। इसके बाद हमने बी का मान रखा है और फिर ए का मान हो जाएगा। फिर इंटू में दिया गया है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का मान यहाँ पे हो जाएगा 30 अंश, ये इतना आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 12 का गुणा यहाँ पे 8 पे कर रहे हैं, तो 12 का गुणा जब 8 में करेंगे तो होगा 12 8 96, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 लगा है तो 0 लगा दीजिए, पहले 0 हो जाएगा, फिर 12 8 96 हो जाएगा। इसके बाद 2 अंक पे दशमलव दिया गया है तो यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। फिर गुणे 10 की घात यहाँ पे -4 दिया गया और यहाँ पे 100 दिया गया, तो यहाँ पर 100 का मतलब होता है 10 की घात 2 प्लस में, तो यहाँ पर -4 से जब प्लस का 2 घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -2। इसके बाद साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो इससे इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 2 धाम 20, इतना हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 की पावर अगर लिखेंगे तो प्लस में 1 होगा और यहाँ माइनस में 2 दिया, तो -2 से प्लस का 1 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा -1। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.96। तो यहाँ पर जो दशमलव है एक अंक बाईं तरफ जाएगा तो घात यहाँ पर प्लस में 1 बढ़ जाएगी, तो जब +1 होगा तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा फिर 0.96। यहाँ पर हम लोग बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.10, यानी कि यहाँ पर अब की बार क्वेश्चन नंबर 4.10 आपको बताना है। तो ये दिया गया है 2 चल कुंडली गैल्वेनोमीटर मीटरों M1 एवं M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो 2 गैल्वेनोमीटर दिए गए हैं, एक M1 है और दूसरा M2, और इनके विवरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है R1 10 ओम, यानी कि ये पहले गैल्वेनोमीटर की स्थिति में बताया जा रहा है, तो R1 का मान है 10 ओम और N1 का मान है 30। इसके बाद A1 यानी कि क्षेत्रफल दिया गया है 3.6 गुणे 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, और B1 का मान दिया गया है 0.25 टेस्ला। इसके बाद फिर दूसरे गैल्वेनोमीटर की स्थिति में दिया गया है R2 का मान, फिर N2 का मान, फिर A2 का मान और फिर B2। इसमें लिखा गया है कि दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है, दोनों का जो स्प्रिंग नियतांक होगा वो समान होगा।
तो इसमें पहला दिया गया यानी कि ए नंबर आपको ज्ञात करना है M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिताओं, यानी कि हम लोगों को इसमें धारा की सुग्राहिता ज्ञात करनी है पहले नंबर पे, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। तो इसमें पहले दिया गया हम लोगों को R1 का मान, R1 बराबर दिया गया है 10 ओम। इसके बाद N1 बराबर दिया गया है 30। इसके बाद क्षेत्रफल दिया गया है यानी कि A1 बराबर 3.6 गुणे 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, और फिर B1 बराबर दिया गया है 0.25 टेस्ला, ये तो M1 के लिए दिया गया है। इसके बाद फिर M2 के लिए दिया गया है R2 बराबर 14 ओम। इसके बाद है N2 बराबर 42, फिर A2 बराबर 1.8 गुणे 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, फिर इसके बाद दिया गया है B2 बराबर 0.50 टेस्ला, इतना दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों को M1 में धारा की सुग्राहिता और M2 में धारा की सुग्राहिता ज्ञात करनी है, और धारा की सुग्राहिता का सूत्र होता है NBA/K। यहाँ पर जो K है वो स्प्रिंग नियतांक होता है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया था कि दोनों के स्प्रिंग नियतांक जो है वो समान है, M1 और M2 दोनों के स्प्रिंग नियतांक जो है समान है। तो यहाँ पे हमने लिखा है M1 हेतु धारा की सुग्राहिता, यानी कि गैल्वेनोमीटर M1 के लिए। तो यहाँ पर जैसे सूत्र दिया गया था, यहाँ पे N था तो यहाँ पर हो जाएगा N1, B की जगह पे हो जाएगा B1 और A की जगह पे हो जाएगा A1, और बट्टे में यहाँ रहेगा K, क्योंकि K का मान जो है वो समान है। तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर लिखेंगे M2 हेतु धारा की सुग्राहिता। तो यहाँ पर अब M2 हेतु धारा की सुग्राहिता लिखेंगे तो ये हो जाएगा फिर N2, इसके बाद हो जाएगा फिर B2, फिर A2 और बट्टे में हो जाएगा K। इसके बाद इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम लोग अब समीकरण जो है 2 से 1 को भाग करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर। तो जब यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 को 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फिर M2 की सुग्राहिता और फिर बट्टे में आ जाएगा M1 की सुग्राहिता। इसी तरह जब राइट साइड में भाग करेंगे तो यहाँ पर K से K जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर पहले लिखेंगे फिर N2 B2 A2 और फिर बट्टे में हो जाएगा N1 B1 और A1। इसके बाद हम लोग यहाँ पर N2 B2 A2 और N1 B1 A1 के मान रखेंगे। तो यहाँ पर N2 का मान दिया गया था इसमें 42, इसकी जगह पे हो जाएगा 42। फिर इसके बाद B2 का मान इसमें दिया गया था 0.50 टेस्ला, और इसके बाद A2 का मान था 1.8 गुणे 10 की घात -3, इतना हो जाएगा A2 का मान। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था B2 का मान, A2 का मान और N2 का मान। अब इसके बाद हम लोग इसमें N1 का मान, B1 का मान और A1 का मान रखेंगे। यहाँ पे फिर बट्टे में लगाएंगे, बट्टे में N1 का मान लिखेंगे तो N1 का मान दिया गया है 30, फिर गुणे इसके बाद B1 का मान दिया गया है 0.25, फिर इसके बाद A1 का मान दिया गया 3.6 गुणे 10 की घात -3, ये इतना हो जाएगा। अब इसको हल करना है तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, आप इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसके बाद 25 से अगर हम लोग 50 को काटेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 2। इसी तरह यहाँ पर आगे ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अगर 18.36 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर ये 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जब 42 को कैंसिल करेंगे तो इसको भी काट सकते हैं आप, 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30, इतना। तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 7 और गुणे में आएगा 10 की घात -3, फिर इसी तरह बटे में बचेगा 5 और गुणे यहाँ भी आएगा 10 की घात -3, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद 5 से जब 7 को भाग करेंगे तो ये आएगा फिर 5 एकम 5, यहाँ पर बचेगा 2, तो दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा 20, 5 को 20, यानी कि इसका मान आ गया फिर 1.4। तो ये पहला आंसर आ गया आपका। अब इसके बाद इसी में सेकंड दिया था कि M2 एवं M1 की उल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर धारा की सुग्राहिताओं का अनुपात आ गया है। अब हम लोगों को उल्टा की सुग्राहिताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब की बात सेकंड नंबर में लिखेंगे विभव सुग्राहिता, और इसका सूत्र होता है MBA/K × R। इसके पहले जब हम लोगों ने धारा सुग्राहिता पाया था तो वहां पर R नहीं दिया गया था, यानी कि प्रतिरोध का मान नहीं था। अब की बार विभव सुग्राहिता में R का मान भी प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग M1 के लिए विभव सुग्राहिता और M2 के लिए विभव सुग्राहिता पहले अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो अब इसके बाद M1 के लिए विभव सुग्राहिता, तो जब M1 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा N1, फिर ये हो जाएगा B1 A1 और बट्टे में हो जाएगा K और फिर R1। K का मान जो है वो समान है क्योंकि दिया गया था दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है। अब की बार इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3, इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर M2 के लिए विभव सुग्राहिता, इसके लिए जब लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फिर N2 B2 A2 और फिर बट्टे में हो जाएगा K R2। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब की बार यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण
4 को 3 से भाग करने पर, पिछली बार 2 को 1 से भाग किया गया था, अब की बार समीकरण 4 को 3 से भाग करना है। तो जब यहाँ पर हम लोग समीकरण 4 को 3 से भाग करेंगे तो इधर आएगा फिर m2 की विभव शुभ्रता और बटे में हो जाएगा m1 की विभव शुभ्रता। इसी तरह बराबर में यहाँ पर जो है k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n2 b2 और a2 इतना आएगा, बटे में यहाँ पर आएगा r2, k का मान जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जब इस संख्या से भाग करेंगे तो ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा फिर r1 और बटे में इसमें आएगा n1 b1 और a1, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम इन चारों के मान रखेंगे। तो जब मान रखेंगे तो सबसे पहले n2 का मान हम लोगों को दिया गया है 42, फिर इसके बाद दिया गया है b2, तो b2 का मान दिया गया है हम लोगों को 0.50, फिर इसके बाद a2 का मान दिया गया है 1.8 गुणे 10 की घात -3, और फिर r2 यहाँ पर ऊपर हम लोगों को मान रखा है लेकिन r1 का, तो r1 का मान दिया गया है 10 ओम, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। इसके बाद फिर बटे में पहले लिखेंगे r2, तो r2 का मान हम लोगों को दिया गया था यहाँ पर r2 का मान 14 ओम, तो ये हो जाएगा 14, फिर गुणे इसके बाद हम लोगों को मान रखना है n1, तो n1 का मान है 30, फिर गुणे इसके बाद b1 का मान है 0.25, फिर गुणे इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a1 का मान, और a1 का मान दिया गया है 3.6 गुणे 10 की घात -3। तो इसको भी हम लोग उसी तरह हल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इसके बाद 25 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 18 से इसको 2 बार में कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर अभी बचा है 42, फिर गुणे यहाँ पर बचेगा 10 की घात -3, और फिर गुणे यहाँ पर बचेगा 10, फिर इसी तरह बटे में लिखेंगे तो यहाँ पर बचा है 14, गुणे में हो जाएगा 30, फिर गुणे में बचा है यहाँ पे 10 की घात -3, तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 14 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 14 तियां 42, तो ऊपर यहाँ पे अंश में बचेगा 3 और बटे में भी यहाँ पर बचा है 3, यानी कि 3 से 3 जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर उल्टता की सुग्राहिताओं का अनुपात हो जाएगा और जिसका मान आया है 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.11, इसमें दिया गया कि एक प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस, यहाँ पर दिया भी गया कि एक गॉस बराबर होता है 10 की घात -4 टेस्ला। तो हम लोग पहले इस गॉस को टेस्ला में बदलेंगे और इसको बदलने के लिए 10 की घात -4 से गुणा करेंगे। लिखा गया था कि 6.5 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा और वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और ई का मान दिया गया है 6.5 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और एम यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। तो इसमें हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र दिया गया था, यानी कि बी का मान दिया गया था 6.5 गॉस, और आगे ये भी दिया गया था कि एक गॉस बराबर होता है 10 की घात -4 टेस्ला। तो हम लोग इस गॉस को बदलने के लिए 10 की घात -4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी बराबर 6.5 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया था 4.8 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया था ई बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया था 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों को त्रिज्या ज्ञात करनी थी वृत्ताकार कक्षा की, यानी कि आर बराबर आपको ज्ञात करना है। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है स्मॉल आर बराबर MOB बटे ई इंटू बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो जब इसमें मान रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया 9.1 गुणे 10 की घात -31, फिर गुणे वेग दिया गया है 4.8 गुणे 10 की घात 6, ये वेग हो जाएगा। फिर बट्टे इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घात -19, और फिर गुणे यहाँ पे बी का मान रखेंगे 6.5 गुणे 10 की घात -4, ये इतना हो जाएगा। तो अब इसके बाद यहाँ पर दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 91, फिर गुणे में हो जाएगा 48, और फिर इसके बाद गुणे 10 की घात यहाँ पे दिया गया है -31, तो ये 10 की घात -4 बटे में दिया गया, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 6 और 4 मिलके हो जाएंगे 10, और -31 से जब प्लस का 10 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फिर -21, और यहाँ पर हो जाएगा बटे में 16, और गुणे में हो जाएगा 65, ये इतना आएगा।
इसके बाद जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 48, यानी कि ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा फिर 13 सत्ते 91 और 13 पच्चे 65। तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 7 त्रिक 21 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात -21। और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको बट्टे में 10 की घात -19 भी दिया गया था, तो यहाँ पर आपको ये भी लिखना है गुणे 10 की घात -19, इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर बट्टे, यहाँ पे बचा आपका 5 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात -19। और इसके बाद हम लोग 5 से 21 को भाग करेंगे तो इसका मान आएगा फिर 4.2 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात -2 मीटर। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। और आप चाहे तो इस 4.2 को 10 की घात -2 मीटर को 4.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की घात -2 जो है मीटर के लिए दिया गया। अगर यहाँ पे आप 10 की घात -2 से भाग कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा फिर 4.2 सेंटीमीटर। अगर आप आंसर सेंटीमीटर में देना चाहते हैं तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी वो 4.2 × 10 की घात -2 मीटर या फिर 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.12, इसमें दिया गया कि प्रश्न 4.11 यानी कि जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हल किया गया, में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है? व्याख्या कीजिए। यानी कि जो चीजें हम लोगों को प्रश्न नंबर 11 में दी गई थी वही सभी दी जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए, आवृत्ति ज्ञात करनी है और बताना कि क्या यह उत्तर जो है इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4.11 यानी कि इसमें ये जितनी चीजें दी गई थी, बी का मान, वी का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये सभी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए भी यही रहेंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र लिख दिया 6.5 गॉस, या फिर इसको टेस्ला बदल देंगे तो ये हो जाएगा 6.5 × 10 की घात -4 टेस्ला। वेग हो गया 4.8 × 10 की घात 6, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब की बार हम लोगों को आवृत्ति ज्ञात करनी है। आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं न्यू से, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आवृत्ति का जब सूत्र लिखेंगे तो इसका सूत्र होता है न्यू बराबर E × B बट्टे 2πm। तो ये आवृत्ति का सूत्र होता है। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो स्मॉल ई का मान लिखेंगे 1.6 × 10 की घात -19, फिर गुणे कैपिटल बी का मान हो जाएगा 6.5 × 10 की घात -4। इसके बाद फिर बट्टे यहाँ पे हो जाएगा 2 × इसके बाद पाई का मान होता है 3.14, फिर गुणे एम का मान हो जाएगा 9.1 × 10 की घात -31। ये इतना हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आएगा 18.18 × 10 की घात 6। आवृत्ति ज्ञात करें तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, इतना हो जाएगा। या फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 की घात आया है 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18.18 मेगा हर्ट्ज। तो मेगा में 10 की घात 6 होता है, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। या फिर आप इसको अगर शुद्ध करके लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दशमलव के बाद जो अंक आया है वो 1 यानी कि 5 से कम है, तो इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 18 मेगाहर्ट्ज। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को इस क्वेश्चन में ये बताना था कि जो आवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करती है या नहीं। तो आप लोग यहाँ पर ये सूत्र ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया न्यू बराबर E × B 2πm। इसमें कहीं भी इधर इलेक्ट्रॉन का वेग नहीं दिया गया है, यानी कि ये सूत्र जो दिया गया है ये वेग से स्वतंत्र है, यानी कि आवृत्ति जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि इसमें कहीं भी वेग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.13, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए। तो पहला दिया गया कि 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और जिसमें 6 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधरता लटकी है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 अंश का कोण बनाती हैं। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाता है उसके परिमाण परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को 30 फेरों यानी कि कैपिटल एन का मान दिया गया है। इसके बाद त्रिज्या दी गई है, यहाँ पर कुंडली की वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आर का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। धारा दी गई है 6 एम्पियर, आई का मान हो जाएगा, बी का मान दिया गया है 1 टेस्ला और अभिलंब से 60 अंश का कोण दिया गया, यानी कि थीटा बराबर दिया गया 60 अंश। और अब की बार फिर आपको टाउ का मान ज्ञात करना है, प्रति आघूर्ण लगाया जाता है। तो इसमें हम लोगों को दिया गया है एन का मान 30 फेरे यानी कि कैपिटल एन बराबर हो जाएगा 30। इसके बाद त्रिज्या दी गई है आर बराबर 8 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 8 × 10 की घात -2 मीटर, ये त्रिज्या हो जाएगी। इसके बाद धारा का मान दिया गया है 6 एम्पियर, आई का मान हो जाएगा 6 एम्पियर, बी का मान दिया गया है 1 टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा और थीटा का मान दिया गया है 60 अंश, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 60 अंश। और हम लोगों को टाउ का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है फिर टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, तो इतना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्षेत्रफल आया और यहाँ कहीं भी क्षेत्रफल आपको नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए आप प्रयोग करेंगे A बराबर पाई r², इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप पाई का मान रख सकते हैं, तो ये पाई रखते हैं। यहाँ पे r का मान जो भी दिया गया था हम लोगों को 8 × 10 की घात -2
का होल स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा टाउ बराबर n का मान हो जाएगा 30, i का मान दिया गया है 6, इसके बाद क्षेत्रफल है आपका पाई 8 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, फिर इंटू b का मान हो जाएगा 1, इसके बाद साइन थीटा का मान 60 डिग्री, इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्षेत्रिक 18 यानी कि 180, फिर पाई का मान हो जाएगा 3.14, इसके बाद इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 64 गुणे 10⁻⁻4, इसके बाद साइन 60 और साइन 60 का मान होता है √3/2, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 90, यानी कि इसको लिखेंगे 90 गुणे 3.14 गुणे 64 गुणे 10⁻⁻4 गुणे √3, इसका मान होता है 1.732, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आएगा 3.13, यहाँ पे आघूर्ण निकाल रहे थे, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर जो प्रति आघूर्ण होगा उसका जो मान आएगा वो 3.13 न्यूटन मीटर हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये कुछ का क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, लिखा है कि यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहें, तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा नहीं, हमारा उत्तर परिवर्तित नहीं होगा। तो वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बलाघूर्ण यानी कि प्रति आघूर्ण था वो कुंडली की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, और निर्भर कब नहीं करता है? जब क्षेत्रफल समान हो। ये लिखा गया कि उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं किया गया, केवल आकृति में परिवर्तन किया गया, तो आघूर्ण जो है वो आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि उत्तर में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बल आघूर्ण कुंडली की आकृति पर निर्भर नहीं करता है यदि उसके द्वारा बद्ध क्षेत्रफल समान है। और इसके आगे के क्वेश्चन मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।